वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर आप सभी को आत्मवंदन मास्टर्स, सर्वप्रथम सुभाष पत्री जी, जीके सर और समस्त आर्किटोरियल मास्टर्स सभी का हम आह्वान करते हैं और योगानंदा जी का हम आह्वान करते हैं। उनकी एनर्जीज के साथ हम कनेक्ट होते हैं और हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। मास्टर्स, मेडिटेशन के पोज में आप सभी बैठ जाइए। हाथों में उंगलियां फंसा लीजिए अपनी हाथों की। पैरों आलती पलती मार के या क्रॉस करके बैठ जाइए और आंखों को नम्रता के साथ मूंद लीजिए। सुखासन में बैठ जाएं मास्टर्स। केवल अपनी आती जाती सांसों को ऑब्जर्व कीजिए और ध्यान अवस्था में बैठकर 40 मिनट्स का हम मेडिटेशन करते हैं मास्टर्स। मैं कौन हूं? निर्देशित ध्यान में आप सबका स्वागत है। आत्मविश्लेषण हमारी आध्यात्मिक यात्रा की नींव है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं, पर वो प्रश्न जिसमें हर एक प्रश्न समाया हुआ है वो है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि जिसका सत्य केवल अनुभव करने से ही पाया जा सकता है। हर मनुष्य को मैं कौन हूं का उत्तर पाने के लिए आत्मविश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसी मार्ग से हम खुद को जान सकते हैं। तो आइए इस ध्यान के माध्यम से हम मैं कौन हूं के प्रश्न और उसके भीतर छुपे उत्तर का विश्लेषण करते हैं। एक सुखासन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। हम इस ध्यान को 3 पड़ाव में करेंगे और हर पड़ाव में प्रवेश करने से पहले आपको निर्देश दिए जाएंगे। तो खुद को तैयार कर लीजिए। 3 गहरे लंबे सांस लीजिए, नाक के द्वारा लेकर एक क्षण के लिए अपने भीतर रोककर उसे मुंह के रास्ते से बाहर जाने दें। खुद को शांत होने दें। अब अपना ध्यान अपने प्राकृतिक सांसों की ओर लगाएं। हर अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस, और इन दोनों के मध्य में एक छोटा सा विराम। अपना ध्यान अपनी इन सांसों पर एकाग्रचित करते हुए
और जैसे जैसे आपका ध्यान अपनी सांसों के साथ जुड़ता जा रहा है, आप खुद को याद कराते हैं कि इस ध्यान के माध्यम से मैं खुद को जानना चाहता हूं। मैं कौन हूं के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर केंद्रित करते हुए हर अंदर आती सांस आपके शरीर में ला रही है खूब सारी शांति, और हर बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर से बाहर लेकर जा रही है सारा तनाव, सारी बेचैनी, सभी अनचाहे विचार। सांसों के साथ जुड़े रहने से शरीर शांत हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मन भी शांत हो रहा है। इस शांति का अनुभव करते हुए अब आप हर अंदर आती सांस के साथ और बाहर जाती सांस के साथ अपने मन में इस प्रश्न को पैदा होने दें, मैं कौन हूं? 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 खुद के ध्यान को मैं इस प्रश्न पर एकाग्रित होने दें। मैं कौन हूं? 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 मैं कौन? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं?
मैं कौन हूँ? 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 मन में उठ रहे बाकी सब विचार, मैं कौन हूँ, प्रश्न शांत हो रहे हैं। मैं कौन हूँ? और केवल उत्पन्न हो रहा है यह प्रश्न, मैं कौन हूँ? मैं कौन? मैं कौन हूँ? 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 मैं कौन? इस प्रश्न के साथ बने रहें और इस प्रश्न को उठने दें अपने मन की लहरों में। मैं कौन हूँ? 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 जितना आप इस प्रश्न के साथ बने रहेंगे, मन शून्यता की अवस्था में जा रहा है। मैं कौन हूँ? शांत हो रहा है। मैं कौन हूँ? एक गहरी लंबी शांति में प्रवेश कर रहा है। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न के साथ बने रहे। मैं कौन हूँ? छोड़े नहीं। मैं कौन हूँ? 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 मैं कौन? अब धीरे धीरे हम दूसरे पड़ाव में प्रवेश करेंगे, जहां मैं कौन? धीरे धीरे मन में से यह प्रश्न भी लुप्त हो रहा है। शब्द लुप्त हो रहे हैं और आपका ध्यान केवल इसी प्रश्न पर लगा है। शब्दों का दोहराना बंद हो गया है, पर आपका ध्यान इस प्रश्न पर एकाग्रचित्त है। मैं कौन हूं?
अपनी चेतना को पूरी तरह से इस प्रश्न के साथ लगाए हुए ध्यान की अवस्था में बने रहेंगे। प्रश्न का कोई भी उत्तर आपके भीतर से आपकी सतह पर आ रहा हो तो साक्षी भाव से उस प्रश्न के उत्तर को देखकर जाने दें, उसे खुद से मुक्त कर दें और फिर से अपना ध्यान मैं कौन हूं पर एकाग्रचित कर लें। क्या मैं नाम हूं, रूप हूं, देह हूं, इंद्रियां हूं, मन या बुद्धि हूं, या इन सब के आगे जो है वो हूं? जैसे भी उत्तर आ रहे हो उन सब उत्तरों को साक्षी भाव से देखें और मुक्त करते जाएं।
तीसरे पड़ाव में अपना ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर लाएं, अपने आज्ञा चक्र में लगाएं। यह नेत्र आपका स्वरूप आपसे परिचित करवाता है। अपने ध्यान को इस तीसरे नेत्र पर एकाग्रचित होने दें। इस तीसरे पड़ाव में शब्दों के साथ यह प्रश्न जिस पर आपका ध्यान एकाग्रचित था वो भी लुप्त हो रहा है, घुल गया है इस ब्रह्मांड की शक्ति में, और आप खुद के पार जाते जा रहे हैं। आपके भीतर से जैसे भी मैं कौन हूं के अनुभव आ रहे हो,
उन अनुभवों को आने दें और मुक्त करते जाएं खुद से। धीरे धीरे सब अनुभवों को मुक्त करते हुए आप शून्यता में प्रवेश कर रहे हैं, जहां ना कोई प्रश्न है और ना कोई उत्तर है, जहां सब कुछ शून्य है, जहां मैं ना नाम, जहां आप ना एक नाम है, ना शरीर है, ना इंद्रियां है, ना मन और ना बुद्धि। आप तो शुद्ध चेतना है। वो चेतना जो अविनाशी है, सत्य है, नित्य है, अक्रिय है, अचल है, सनातन है। यह चेतना जिसका स्वरूप है सत्य, चित्त, आनंद। इस अवस्था में बने हुए केवल एक ही भाव है, आनंद का। आनंद का अनुभव ही केवल ऐसा अनुभव है जिसके जैसा कोई भी नहीं है। केवल आनंद ही अद्वैत है।
जिसका कोई दूसरा नहीं है। अपने इस अनुभव के साथ पूरी तरह से बने रहें और खुद को अनुमति दें इसमें और गहरा उतरने के लिए।
धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर में लाते हुए मैं कौन हूं के अनुभव को अपने शरीर में लाते हुए अपने सही स्वरूप को जानते हुए और यह निश्चय करते हुए, प्रण लेते हुए कि मैं अपने जीवन में इस प्रश्न के उत्तर से अपनी शुद्ध चेतना के स्वरूप से, जो कि है सच्चित आनंद, से जी सकता हूं। जब मैं आनंद से जीता हूं तो जहां भी जाता हूं आनंद ही देता हूं। धीरे धीरे 3 गहरे लंबे सांस लेते हुए नाक के द्वारा लेकर मुंह से बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों की हथेलियों के मध्य को अपनी आंखों पर 5 क्षण के लिए रखते हुए फिर हाथ हटाकर एक मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इस ध्यान का नित्य प्रयास करने से हमारे भीतर हमारे असली स्वरूप का विकास होता है। यह विकास से आ रही शक्ति खुद ब खुद हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने लगती है। अपनी भौतिक चेतना में वापस आएंगे मास्टर्स। अपने दोनों हथेलियां अपनी आंखों पर 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक हो जाएं मास्टर्स। कोई अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आइए, कोई जल्दी नहीं है मास्टर्स, बिल्कुल धीरे धीरे। आज का ध्यान हमारा हु एम आई पर था कि मैं कौन हूं। मैं एक आत्म स्वरूप जागृत आत्मा हूं जो कि सदा अमर और अजर हूं, सतचित आनंद हूं। तो आज बिल्कुल म्यूजिक मेडिटेशन पे हमने ये किया, गाइडेड मेडिटेशन हु एम आई। किसी के कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं मास्टर्स। चैट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो। हाँ जी रश्मि जी।
हाँ जी, मैं पूछ रही थी कि मेरा ध्यान है ना बार बार हट जाता है, मतलब तो उसके लिए मैं कैसे कंसंट्रेट करूँ माइंड को एकदम। कितना ध्यान हो गया, टाइम हो गया आपको ध्यान करते हुए? अभी मुझे 4-5 महीने हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। आपका ध्यान जब भी हटे, आपने वापस जैसे विचारों के उसमें घूम जाते होगे ना आप। हाँ जी। हाँ जी। विचार तो सभी के मन में आते हैं। आपने हाँ जी। वापस तभी अवेयरनेस लानी है, और अपनी जो आती जाती सांस है ना, हाँ सांस आ जी। रही है, सांस हाँ बाहर जा जी। रही है, तो जी। अपनी सांसों पे वापस अपनी अवेयरनेस को लेकर आना है और अच्छा। सांसों पे ध्यान देना। हाँ तो जी। जब वापस ठीक। आप सांसों पे ध्यान देंगे तो हाँ धीरे जी। धीरे 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 आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। होता क्या ठीक। है ना मास्टर्स, एक दिन में 70,000 से भी ज्यादा विचार हमारे हाँ मन जी। में आते हैं, हम सभी के मन में आते हैं। हाँ तो जी। हाँ लेकिन जी। जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं तो हाँ धीरे जी। धीरे ये विचार घटते चले जाते हैं। हाँ सत्तर जी। हजार से 50,000, 50,000 से 20,000, और जी। घटते घटते 10, 5, 4 और एक दिन जीरो हो जाएंगे। जिस हाँ दिन जी। बिल्कुल जीरो पहुंच जाएंगे ना, उस दिन हाँ जी। आपके यहाँ से सिर के सेंटर से ब्रह्मास्त्र से हाँ बहुत जी। सारी कॉस्मिक ऊर्जा जो होती है आपके जी। भीतर कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करेगी, और हाँ जी। उससे आपकी सारी नस नाड़ियां सब खुल जाएंगी, और जितनी भी रोग हैं आपके शरीर के वो सब दूर हो जाते हैं। ठीक। ठीक। तो थैंक यू। जब भी आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है, हम्म। वापस अपनी अवेयरनेस को अपनी आती जाती सांसों पर ले आइए। ले आती हूँ, हाँ ये तो मैं लेके विचारों का आती हूँ पीछा एकदम। मत हाँ जी। कीजिए। ठीक विचार है। तो आएंगे, आने दीजिए और उनको हाँ जी। जाने हाँ। दीजिए। ठीक है, थैंक यू मास्टर। थैंक यू। रश्मि जी, हाँ जी, थैंक यू मास्टर। आपने आज नया ज्वाइन किया है? नहीं, मैं यहाँ पर हमारी सोसाइटी में कराती थी। जी सुनीता जी और नीतू अरोड़ा जी कराती हैं, स्काई पात्री जी का, जी जी उसको जी, मैंने अच्छा किया हुआ अच्छा। अटेंड। हाँ जी। हाँ जी। ओके ओके। उनको हाँ, किया आप हुआ है। ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अपना नंबर दे सकते हैं, जी तो आपको जी। ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जो ठीक है। कोई भी ठीक है। ऐड होना चाहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो ओके। ठीक है मास्टर्स, और ओके। किसी को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं या थैंक कुछ यू। पूछना है? वेलकम रश्मि जी, आपने थैंक यू। बात करी, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। हाँ किसी जी और आपसे। मास्टर को कुछ भी शेयरिंग करनी है तो आप कर हम्म। सकते हैं, या हाँ कुछ जी। पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपने स्वाध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। हाँ जी। थैंक यू मास्टर। ओके। थैंक यू जी। तो आज मास्टर्स हमारा स्वाध्याय है अध्याय 15, फूल गोभी की चोरी। हम कथा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, योगी कथा अमृत बुक पढ़ रहे हैं हम। इसका अध्याय 15 है आज हमारा। अध्याय 14 हम कर चुके हैं। तो इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में भी शेयर करती रहती हूँ, और जिसके पास बुक नहीं है वो बेटर है फिजिकली अगर आप खरीदेंगे तो मास्टर की एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट होते हैं, और इसको खरीद के फिर पढ़िए, तो उसमें आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो हम अपना शेयर करते हैं आज का अध्याय। एक मिनट। तो जैसे कि अध्याय 14 में हमने देखा, कि किस प्रकार युक्तेश्वर गिरी जी योगानंदा जी के को ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव कराते हैं, और जिस अनुभव की तलाश में योगानंदा जी हिमालय के पर्वतों पर खोजबीन करके आए थे, और बहुत खोज कर रहे थे कि उनको उस ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव हो जाए, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं होता, उन्हें वापस अपने गुरु के चरणों में ही आना पड़ता है उस ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव करने के लिए। तो यहाँ तक कि अनेकों संतों से भी वो वहां पर जाकर मिले। जब योगानंदा जी जाते हैं तो अनेक संतों के सानिध्य में भी जाते हैं, लेकिन वापस उन्हें अपने गुरु के चरणों में ही लौटना पड़ता है। जब उन्होंने पूर्ण समर्पण कर दिया मास्टर्स, तो जब हम मास्टर्स के अपने गुरु के चरणों में संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तभी हमें अपने जो चेतना है ब्रह्मांडीय अनुभव होता है। तो जब संपूर्ण समर्पण उन्हें अपने गुरु के चरणों में कर दिया और अपने मन से, तभी उनके गुरु ने उन्हें समाधि का अनुभव कराया।
गुरु भी अपने शिष्य पे तभी मेहरबान होता है जब वो उसका संपूर्ण समर्पण भाव को देखता है। तो जिसकी खोज योगानंदा जी कई वर्षों से कर रहे थे। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, हमें अपनी मास्टर की बात को हमेशा मानना चाहिए और उनकी बात को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो अब हम आगे का अध्याय 15 फूल गोभी की चोरी जिसका नाम है, उसमें योगानंद जी कहते हैं कि एक बार वे स्वयं के द्वारा उगाई हुई 6 फूल गोभियों को भेंट स्वरूप युक्तेश्वर गिरी जी को देते हैं। और उन फूल गोभियों की उन्होंने ठीक उसी प्रकार देखभाल की थी जिस प्रकार एक माँ ममता में स्नेह के साथ अपने बच्चे की करती है। तो योगानंदा जी अपने कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियों बिताने के लिए अपने गुरु के आश्रम में आकर रहते हैं। युक्तेश्वर जी कहते हैं, इन गोभियों को आप अपने कमरे में सहेज कर रखें, जब जरूरत होगी तब इन्हें उपयोग में लाएंगे। अगले दिन सुबह योगानंदा जी गुरु युक्तेश्वर गिरी जी और अन्य शिष्यों के साथ समुद्र तट पर टहलने जाते हैं। तभी उनके गुरु उनसे पीछे का दरवाजा बंद करने के बारे में पूछते हैं कि क्या उन्होंने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया है। तो योगानंदा जी हाँ में सिर हिला देते हैं। तब युक्तेश्वर जी अपने मुस्कुराहट दबाते हुए कहते हैं कि नहीं योगानंदा, आप भूल गए हो। वे वापस लौटते हैं। तो युक्तेश्वर जी योगानंदा जी का मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर के ध्यान को अपनी सांसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाना चाहिए, अर्थात स्वधर्म के साथ साथ कुटुंब धर्म का भी हमें अच्छे से पालन करना चाहिए। तब वे योगानंदा जी के मन और जीवन को बहुत सावधानी के साथ अनुशासित करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं, जल्द ही आपकी भूल के कारण आपकी 6 फूल गोभियां 5 रह जाएंगी। आश्रम के बाहर गुरुदेव ने कहा, देखो अभी वह किसान आपकी फूल गोभी ले जाएगा, आप यहाँ खड़े होकर देखते रहो। तभी एक किसान आता है और आश्रम में पिछले दरवाजे से घुसता है और वापस लौटने पर उसके हाथ में एक फूल गोभी भी होती है। तो योगानंदा जी बड़े अचंभित भी थे और पीड़ित की भांति उनका पीछा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी युक्तेश्वर गिरी जी उन्हें वापस बुला लेते हैं और रोकते हैं और हंसते हैं और लोटपोट हो जाते हैं और बोलते हैं, वह एक फूल गोभी के लिए तरस रहा था तो उसे उसकी गोभियों में से एक देकर उसकी इच्छा को मैंने पूरा कर दिया। तो योगानंदा जी एक पीड़ित की भांति अपने कमरे में दौड़ते हैं और बिस्तर के नीचे छुपा कर रखी फूल गोभियों को देखने लगते हैं, जो कि उन्होंने बड़ी ही मेहनत से उगाई होती हैं। तो उस किसान ने बिस्तर पर खुली पड़ी हुई अंगूठी, रुपयों और घड़ी को बिल्कुल भी टच भी नहीं किया था, बल्कि वह तो केवल एक फूल गोभी की ही उसने चोरी की थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। तो योगानंदा जी ने युक्तेश्वर गिरी जी से इस पूरी घटना को स्पष्ट करने के लिए कहा कि ये कैसे हुआ कि वो केवल एक फूल गोभी ही लेकर गया और उसे कैसे पता कि यहाँ पर रखी है। तब युक्तेश्वर जी ने उन्हें सही समय का इंतजार करने के लिए कहा। उनके गुरु योगानंदा जी के गुरु उनको कहते हैं कि आपको सही समय का इंतजार करना पड़ेगा, सही वक्त आने पर आप स्वयं समझ जाएंगे कि उसने फूल गोभी की ही चोरी क्यों करी और बाकी चीजों की चोरी क्यों नहीं करी। साथ ही साथ यह भी कहा कि विज्ञान शीघ्र ही इस तरह से छिपे हुए नियमों को खोज निकालेगा। कुछ वर्षों के बाद रेडियो का निर्माण हुआ और उसकी चमत्कारपूर्ण ध्वनि पूरे विश्व में गूंजने लगी। फूल गोभी हास्य नाटिका के कथानक को एक रेडियो के साथ उसकी तुलना करके समझा जा सकता है। श्री युक्तेश्वर गिरी जी एक संपूर्ण मानव रेडियो थे। उन्होंने विश्व में असंख्य प्रवाहित होने वाली लोगों की इच्छाओं की तरंगों में उस बेढंग से व्यक्ति के मन में विचरने वाले फूल गोभी की इच्छा को पकड़ लिया था और अपनी इच्छा शक्ति से उसके पैरों को आश्रम की विशेष कमरे की ओर मोड़ दिया था। तो अंतर ज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन है जो मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से तब प्रकट होता है जब उसका मन शांत होता है। जिस प्रकार रेडियो की शक्ति कितनी बिजली की तरंगों का उपयोग वह कर सकता है उस पर निर्भर है, उसी प्रकार मानव रेडियो को अपनी इच्छा शक्ति द्वारा जो हर व्यक्ति के पास होती है के द्वारा उसमें शक्ति भरी जा सकती है। तो ब्रह्मांड में सभी विचार हमेशा स्पंदित होते रहते हैं।
गहन एकाग्रता एक गुण किसी भी मनुष्य के मन के विचारों को जान सकता है, चाहे वह मनुष्य जीवित हो या मृत। तो रेडियो और टेलीविजन में दूर बैठे लोगों की आवाज और उनको लाखों लोग घर बैठे देख सकते हैं। यह वैज्ञानिक संकेत देता है कि मनुष्य सर्वव्यापी आत्मा है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। हु एम आई, जो कि हमने अभी मेडिटेशन भी किया मास्टर्स। शरीर तो किसी स्थान तक सीमित रहता है, लेकिन जो आत्मा है वह हमेशा हमारी सच्चित आनंद में रहती है और वह हमेशा सर्वव्यापी है। तो फूल गोभी की चोरी के बाद आश्रम में मिट्टी के तेल की लालटेन न मिलने की घटना घटती है। योगानंदा जी ने सोचा कि अवश्य ही गुरुजी को पता होगा कि वह लालटेन क्या कहाँ है, क्योंकि वे तो थर्ड आई मास्टर हैं। वे दौड़कर युक्तेश्वर गिरी जी के पास जाते हैं। तभी एक शिष्य कहता है कि उसने एक लालटेन का प्रयोग कुएं के पास किया था। तो गुरुजी योगानंदा जी को कुएं के पास उस लालटेन को ढूंढने के लिए भेजते हैं, लेकिन लालटेन वहां पर नहीं मिलती है। तब वे कहते हैं कि वे कोई ज्योतिषी तो नहीं है जो उन्हें बता दें कि लालटेन कहाँ है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अवश्य ही उनको पता तो था, क्योंकि वो थर्ड आई मास्टर थे, लेकिन जो मास्टर्स होते हैं उनको वो अपनी त्रिनेत्र की शक्ति का प्रयोग बहुत ही सोच विचार कर करते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए वो अपनी त्रिनेत्र शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं मास्टर्स। तो इसी तरह से हमें भी सदा अवेयरनेस में रहना है। छोटी छोटी चीजों के लिए, भौतिक चीजों के सुखों के लिए हमें अपनी थर्ड आई पावर्स का, टेलीपैथी पावर्स, जो भी आप कुछ आध्यात्मिक शक्तियां आपके अंदर जागृत होती हैं, उनका प्रयोग इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसको एक गोल्ड को जैसे हम सहेज कर रखते हैं ना, गोल्ड को हम ऐसे ही तो खर्च नहीं कराते हैं मार्केट में गए और छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए, बहुत जरूरी होता है तभी खर्च करते हैं ना। तो इसी तरह से अपनी थर्ड आई पावर को, या आपकी टेलीपैथी की पावर है, दूरदर्शिता की पावर है, कोई भी पावर आपके अंदर, क्लियर ऑडियंस की पावर है, तो इन सभी पावर्स का इस्तेमाल हमें केवल आध्यात्मिकता के लिए ही करना चाहिए और छोटी छोटी रोजमर्रा की बातों के लिए इस शक्ति को खर्च नहीं करना चाहिए। अन्यथा ये जो शक्ति है हमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इसे गोल्ड की तरह सहेज कर रखना चाहिए। यहाँ से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पर गुरु युक्तेश्वर गिरी जी लालटेन के बारे में ना बताकर उन्होंने जो कहा कि मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, यही शिक्षा हमें दे रहे हैं। हालांकि वो थर्ड आई मास्टर थे, उन्हें पता था वो लालटेन कहाँ है, लेकिन उसके लिए वो अपनी थर्ड आई पावर को यूज नहीं करना चाहते थे इतनी छोटी सी बात के लिए। तो कुछ दिन के बाद फिर क्या होता है कि गुरु युक्तेश्वर जी योगानंदा जी को धार्मिक शोभा यात्रा निकालने के उपलक्ष्य में सभी शिष्यों को नगर और समुद्र तट तक शोभा यात्रा ले जाने के लिए कहते हैं। तो योगानंदा जी प्रश्न करते हैं कि इतनी चिलमिलाती गर्मी में वे कैसे तपती रेत में शिष्यों को नंगे पैर शोभा यात्रा में चलने को कहें। तभी युक्तेश्वर गिरी जी जवाब देते हैं कि ईश्वर बादलों की छत भेज देंगे और आप सभी आराम से चल सकेंगे। ध्यान दीजिए मास्टर्स, यहाँ पर युक्तेश्वर गिरी जी क्या कह रहे हैं? इतनी चिलमिलाती धूप में, तपती धूप में क्या होगा ईश्वर का नजारा? ईश्वर क्या करेंगे? बादलों की छत भेज देंगे अपने भक्तों के लिए, ताकि उनके जो भक्त हैं वो चिलमिलाती धूप में भी आराम से, शांति से चल पड़े और उनको तपती रेत का अनुभव ना हो। तो जैसे गुरु युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा, ठीक वैसा ही हुआ। हल्की सी बारिश हुई और जिससे कि जलती हुई रेत को जिसने कि ठंडा कर दिया, और 2 घंटे तक सत्संग यात्रा सुखद पूर्वक वर्षा और एक आंख वाले प्रतीक चिन्ह रूपी सत्संग के झंडों के साथ पूरी होती है। तो इन झंडों पर बनी हुई आंख अंतः दृष्टि सहज ज्ञान वाला टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन को प्रदर्शित कर रहा था। जैसे ही शोभा यात्रा आश्रम पहुंची, बादलों का नामो निशान ही नहीं था। इससे ईश्वरीय कृपा का हमें बोध होता है और सबने ईश्वर का धन्यवाद किया। इसी प्रकार ईश्वर सदा अपने सच्चे भक्त की सच्ची प्रार्थना को अवश्य ही पूरा करते हैं। वे कभी भेदभाव नहीं करते हैं अपने भक्तों के बीच। केवल उनके बच्चों को उन पर अटूट विश्वास और उन पर अटूट भरोसा होना चाहिए।
और अपने सर्वव्यापी परम पिता की प्रेम पूर्ण दयालुता पर हमें हमेशा अटल रहना चाहिए, उन पे भरोसा रखना चाहिए, कभी भी संदेह अपने मन में हमें नहीं लाना चाहिए। तो श्री युक्तेश्वर जी 4 त्योहारों का आयोजन भार स्वयं ही वहन करते थे। यहाँ पर योगानंद जी बताते हैं कि ये उत्सव थे शारदीय विषुव और वासंतिक विषुव। इन अवसरों पर सभी शिष्य इकट्ठे होकर भजन कीर्तन करते थे, बांसुरी बजाते थे, ड्रम बजाते थे, मंजीरे बजाते थे और विशाल भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होता था। सुबह से शाम तक 4 घंटे लग जाते थे इस शोभा यात्रा में, और कई घंटे तो उसकी तैयारी में, कई दिन पहले महीनों तो उसकी तैयारी में लगते थे। तो अलग अलग तरीके के पकवान परोसे जाते थे। प्राचीन ऋषियों संगीतज्ञों का मुख्य ध्येय था गायक की आवाज में ब्रह्मांडीय संगीत को मिलाना, जिससे कि मनुष्य के मेरुदंड के चक्रों को जागृत किया जा सके। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे चक्रों की बात आई है मास्टर्स। जो संगीत होता है, वो म्यूजिक जो है, हमें अवश्य ही सुनना चाहिए, सीखना चाहिए और गाना बजाना चाहिए। इससे हमारे सभी जो चक्र होते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो चक्र हैं, वो सातों चक्र जो है जागृत हो जाते हैं। तो फिर युक्तेश्वर जी क्रिया योग की महत्वता के बारे में अपने शिष्यों को बताते हैं और उनको सादा भोजन, नियमित व्यायाम, दृढ़ संकल्प और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जीने के लिए बताते हैं। फिर रात्रि के 10 बज जाते हैं और तब आश्रम की सफाई की जाती है, बर्तन मांजने का कार्य इत्यादि सभी कार्य निपटाए जाते हैं। एक बार युक्तेश्वर जी योगानंद जी से प्रसन्न हो उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद सोते हुए युक्तेश्वर जी अचानक से उठते हैं और जल्दी जल्दी से कपड़े पहनने लगते हैं। तो योगानंद जी पूछते हैं कि अचानक से आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं मास्टर? तब युक्तेश्वर जी बताते हैं कि जिन शिष्यों की ट्रेन छूट गई है, जो कि वापस जा रहे थे, और उत्साह महोत्सव को अटेंड करने के बाद जो लोग वापस जा रहे थे शिष्य, वे जल्दी ही वापस आश्रम आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर भी वो थर्ड आई मास्टर थे, उन्हें सोते सोते भी पता चल जाता था अपने शिष्यों के बारे में कि वो वापस आश्रम आ रहे हैं। तो गुरु को अपने बच्चों की चिंता, अपने शिष्यों की चिंता सदा रहती है। वो सोते भी रात्रि के 1 बजे उठे और सीधा किचन में जाते हैं और भोजन की रसोई घर में जाकर भोजन की व्यवस्था करते हैं अपने शिष्यों के लिए। तो अभी रात्रि के योगानंद जी कहते हैं अभी तो रात्रि के 1 बज रहे हैं, कोई नहीं आने वाला इतनी रात को, आप सो जाइए। युक्तेश्वर गिरी जी को कहते हैं गुरु जी आप सो जाइए, आप थक गए हैं बहुत ज्यादा। तब युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं नहीं योगानंदा, मेरे जो शिष्य हैं जल्द ही वापस लौटने वाले हैं और वो भूखे भी हैं, तो मुझे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो, तुम सो जाओ, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही रसोई घर में जाके सारी भोजन की व्यवस्था कर लूंगा और सब कुछ पका लूंगा अपने शिष्यों के लिए। तो वो जल्दी जल्दी से रसोई घर जाते हैं और दाल चावल पकने के लिए चूल्हे पर रख देते हैं। अब योगानंद जी तो बेचैन हो जाते हैं कि अरे थके हुए तो थे वाकई, लेकिन जब गुरु खुद स्वयं रसोई घर में गए हैं तो उन्हें भी जाना पड़ता है। वो भी उठते हैं, बुझे बुझे मन से जाते हैं गुरु के पीछे पीछे रसोई घर में, हो जाके उनके साथ उनकी हेल्प करवाने लगते हैं। तो युक्तेश्वर जी कहते हैं कि आज आपने अपनी थकान और कठिन परिश्रम पर विजय पा ली, कि इतने महीनों से थकान थी, विशाल शोभा यात्रा निकालनी और इतने भव्य कीर्तन, सबको खाना परोसना, पकाना, पूरा दिन इतनी मेहनत करनी, नंगे पैर रेत पर चलना, और उसके बाद भी इतने आप थके हुए थे, उसके बाद भी आप रसोई घर में आए और मेरे साथ शिष्यों के लिए खाना पकवा रहे हैं। तो आज आपने अपनी परिश्रम और थकान पर विजय पा ली। तो ये मास्टर्स का आशीर्वाद होता है जब हम उनके कहे वचनों पर चलते हैं और उनको फॉलो करते हैं और उसमें संशय नहीं करते हैं। तो इतने में ही उनके गुरु भाई जो होते हैं जिनकी ट्रेन छूट गई थी, वो वापस आश्रम लौट आते हैं। तो योगानंद जी खुशी खुशी उन सभी को भोजन परोसते हैं और एक असीम शांति की अनुभूति की उन्हें प्राप्ति होती है। तो मास्टर्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो ये हुआ आज का हमारा अध्याय 15। अब आती है बारी आपकी
कि इससे हमें क्या शिक्षा मिली, आपको क्या अध्याय समझ आया। सभी अपने अपने इनपुट्स दीजिए, कुछ थोड़ा थोड़ा बताइए। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को प्लीज मास्टर्स। शेयरिंग इज मस्ट। पत्री जी भी कहते हैं कि हमें शेयरिंग करनी है, सज्जन सांगत्य हमें करना है। स्वाध्याय किया अभी हमने, इस स्वाध्याय का फायदा तभी है जब हम शेयरिंग करेंगे और जो सीख होगी वो आपस में एक दूसरे के साथ बांटेंगे और उसको अपने जीवन में हम आत्मसात करेंगे। आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं। सुमित जी, आत्मंदन। हाँ जी, आत्मंदन। मेडिटेशन अभी काफी अच्छा लगा मुझे। वैसे मेरे यहाँ ना आई में अभी यहाँ कुछ ऐसा हो रहा, मतलब हैवीपन सा लगता है मुझे थर्ड आई में मेरा। जैसे आज मेडिटेशन था ना, बहुत अच्छा लगा। तो हल्का हल्का सा ऐसे हो रहा है जैसे अभी मैं ऐसे जैसे देखता हूँ ना, मुझे यहीं से दिखता है वो भी। मेरा अंदर बॉडी में भी कोई ऐसा वो नहीं, बिल्कुल एक न्यूट्रल ऐसा भाव हो रहा है, क्योंकि तो प्रकृति में ऊर्जा बहुत है जी, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊर्जा है। नेचर में जुड़ा हुआ हूँ मैं। और एक आपको घंटा ऊर्जा यहाँ का जब तो ज्यादा अल्टीमेट हो बहुत जाए, मैंने गजब। पहले भी बताया था, अपने दोनों हाथ जो हैं आप मदर अर्थ पे मेडिटेशन के बाद रख दिया कीजिए नीचे जमीन पर, और उसकी ऐसा थॉट डालिए कि आप मदर अर्थ को वो एनर्जीज दे रहे हैं। जब ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है अच्छा तो मदर अर्थ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, कीट कीटाणुओं को, सभी को वो ऊर्जा मिलेगी। और मदर अर्थ को बहुत ऊर्जा की जरूरत है, उसकी हीलिंग भी होगी। तो और आपकी भी जो ऊर्जा है वो बैलेंस हो जाएगी। और बाकी जो थर्ड आई जो है आपकी, ये एक्टिवेट हो रही है, एक दिन सभी की होनी है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। यहाँ पर बिल्कुल होता होगा ना शिव जी की थर्ड आई वाली जगह पे, है ना सुमित भैया? और यस, हाँ जी बिल्कुल। और मैं बता रहा हूँ जैसे लंच के टाइम में ना जी, मैं चेयर पे जैसे बैठता हूँ, मेरा पाँव इतना मतलब मेरा लेफ्ट पाँव इतना सो जाता है बिल्कुल बहुत। आज तो ना इतना ही मतलब मैं बैठा ही था ऑफिस में, बैठे बैठे ही वैसे ही बहुत सोता जी। पाँव मेरे बिल्कुल सुन्न होने लग गए हैं, पता नहीं अपने आप ही। दोनों पाँव मेरे, मैं लेफ्ट ज्यादा सो रहा था, मैं देखा ना आज लेफ्ट पाँव मेरा अभी भी सोया हुआ है मेरा। ऊर्जा भी बहुत है और पाँव भी सो रहा है, मतलब बॉडी मतलब जी आप ये वो तो ध्यान के ही अनुभव होते हैं। बाकी आप ये थोड़ा सा थॉट डाल के बैठिए जब मेडिटेशन में बैठते हैं कि जो मेरी ऊर्जा है मेरे सभी बॉडी पार्ट्स को बैलेंस रूप में, वो बैलेंस नहीं हो रही है, सभी बॉडी पार्ट्स में इक्वल, हर पार्ट में प्रवाहित हो, हर बॉडी पार्ट को बैलेंस रूप में मिले। कहीं ज्यादा है कहीं कम है, वो इसलिए हो रहा है, बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं मिल रही है, इस वजह से। क्या संकल्प डाला आपने? बताया था लास्ट टाइम में कि मैं अपने नेगेटिव ओरा को, मतलब नेगेटिव एनर्जी से अपने ओरा को ब्लॉक करता हूँ, और जी मैं हायर सेल्फ हाँ, को लाइट करता हूँ। अपने हायर सेल से के लिए अपने ऑरा को ओपन करता हूँ। और बाकी एक ये भी थॉट डालिए हमेशा जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं आप, कि मेरी जो ऊर्जा है सभी मेरे शरीर के अंगों को, सभी उसमें बैलेंस, जो उसमें सभी चक्रास में बैलेंस फॉर्म में प्रवाहित। और दूसरा, आप अपने दोनों हाथों को मदर अर्थ पे रख दीजिए जमीन पे। अभी भी आपने जैसे मेडिटेशन किया, आप ऊर्जा में तो है ही ना, तो उस पे यस, रख के, जमीन पे रख के अपनी ऊर्जा जो है ना मदर अर्थ को दे दीजिए, तो वो बैलेंसिंग हो जाएगी। मदर अर्थ को भी ऊर्जा मिलेगी और आपकी भी बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है यस हाँ जी। जी। थैंक यू सुमित जी। और शिक्षा क्या मिली आपको? आज के अध्याय सुना आपने? जी मुझे अच्छा लगा कि जो आपने बताया कि हमें आध्यात्मिक जो शक्ति होती है हमारी, छोटी छोटी बातों में हमें इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी। तो मुझे वो चीज अच्छी लगी जी इसमें कि हाँ, काफी। तो गुरु युक्तेश्वर गिरी जी ने भी हमें यही बताया ना। देखिए, हाँ लालटेन की जब खोई आश्रम में, तो उन्होंने इन छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी थर्ड आई पावर को यूज नहीं किया। जैसे हम गोल्ड को संभाल के रखते हैं, गोल्ड हम हाँ कोई जी। बहुत बड़ी विपत्ति आने पर ही निकालते हैं ना बाहर, हाँ नहीं तो जी। तब तक हम सहेज कर रखते हैं ना। तो ऐसे ही ये हमारी पावर्स होती हैं, इसको हमें ऐसे ही यूज नहीं करना होता है कि फैमिली मेंबर कोई बीमार है, कुछ है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं, नहीं। जो आध्यात्मिकता में है उनके लिए ही केवल हमें उसे यूज करना चाहिए, यस बिल्कुल। आध्यात्मिकता की उन्नति के लिए। और लेकिन नॉर्मल लोगों की उन्नति के लिए नहीं, कि भाई हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, आध्यात्मिकता में तो नहीं है लेकिन विपत्ति में है, तो चलो हम अपनी थर्ड आई
हमारी एक्टिवेट हो चुकी है, अब हमें सब कुछ पता चलने लगा है तो हम उसका यूज कर रहे हैं। नहीं, नहीं करना। चाहे कितने ही आपके भाई हैं, बहन है, मदर हैं, फादर हैं, लेकिन जब तक वो आध्यात्मिकता में नहीं है आप उसको नहीं यूज कीजिए। अगर आप उसको ऐसे यूज करेंगे तो एक दिन ये हमारी पावर जो है धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। जैसे कि गोल्ड खर्च खत्म हो जाता है ना, तो ये पावर भी हमारी खत्म होने लगती है। तो इसे हमें बहुत सोच समझकर और संसार में जो है आध्यात्मिकता की तरक्की के लिए ही प्रयोग मिला है। जैसे कि पत्री सर जो है आध्यात्मिकता के लिए अपनी थर्ड आई पावर को यूज करते थे, तो हमें भी वैसे ही करना है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, डिवाइन एंड्रॉइड ब्लू राइट, आपने हैंड रेस किया, आपका नाम नहीं पता मुझे। आत्मानंद मैम। आत्मनंदन जी। हेमलता बोल रही हूँ नागपुर से मैम। ओके ओके, हाँ जी हेमलता जी, वेलकम मेडिटेशन बहुत ही ये था मैम, जी। वीडियो ऑन करेंगे बहुत तो, ही अच्छा था। वीडियो ऑन करेंगे हेमलता जी तो बड़ा नहीं हो अच्छा लगेगा। नहीं हो रहा है मैम, सॉरी नहीं हो रहा है मैम वो नहीं होगा ना, आप वीडियो पे जाइए, मेडिटेशन। आप वीडियो स्टार्ट हो जाएगा आपका। हाँ, नहीं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ना, थोड़ा सा इसलिए। देखिए तो आप। वो मेडिटेशन बहुत ही ये था मैम, अच्छा, और ऐसे लग रहा था कि अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, और इतने अनइजी लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि खुद को ढूंढ रहे पर हम खुद नहीं मिल रहे ऐसे हम्म। तो वही आपकी ऐसे लग रहा चेतना था। जो है घूम रही थी ना, चेतना का विस्तार हो रहा था, तो वही महसूस करना था। आज का जो मेडिटेशन था उसमें हमने अपनी चेतना को ही अनुभव हम्म। करना था, उसका जो विस्तार है, कि हम खाली शरीर तक ही लिमिट नहीं है। मैं कह दूं मैं प्रियंका गर्ग हूं, मैं खाली शरीर तक ही हूँ, नहीं, अपनी चेतना का हमने अनुभव किया आज की मेडिटेशन में। अगर डीप आप हाँ जाएंगे बहुत ही तो उसका स्ट्रॉन्ग। बहुत ही मतलब डीप वो अनुभूति हो रही थी इसकी। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ डीप हम्म। बहुत हो रही थी, मतलब आने का ये नहीं, अनइजी लग रहा था ये शरीर में आने के लिए भी। जी। मतलब आने का ये नहीं, पता नहीं क्या ढूंढ रहा था मन, पता नहीं, वो भी नहीं पता चल रहा था मन किसको अभी ढूंढ रहा था, क्या ढूंढ और आगे जाना चाह रहा था, और डीप में जाना चाह रहा था। रहा था। मेरे लिए भी वापस आना मुश्किल हो रहा शायद। था। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन समय की पाबंदी को देखते हुए हमें वापस आना पड़ा, और क्योंकि हमें स्वाध्याय भी करना था। और मैंने देखा जब आप लोगों को, अब मैंने अपनी आईज खोली कि आप लोग सभी डीप में थे, इसीलिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लीजिए, धीरे धीरे बिल्कुल वापस आने की कोशिश कीजिए। और मन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करके उसको ध्यान को कंटिन्यू करते रहिए और स्वाध्याय सुनते रहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान को कंटिन्यू हाँ रख वैसे सकते ही किया हैं। मैम मैंने। हाँ हाँ आपका स्वाध्याय, हाँ हाँ, आपका स्वाध्याय चलता स्वाध्याय है। भी इतना प्यारा लगता है ना कि ऐसे ऐसे लगता है कि वो स्वाध्याय के मतलब वो कैरेक्टर हमारे सामने ही हो रहे हैं, आप इतने अच्छे से बताते हो ना तो थैंक ऐसे यू। लगता है कि वो स्टोरी हमारे सामने ही हो रही पिक्चर के जैसे तो एक एक बात ऐसे लगता है कि वो गुरुजी और ये हमारे सामने ही वो कर रहे हैं वो सब जी, बातें, और हम आपको भी सिखा रहे हैं ऐसे लगता है वो। सही में हमें इन तो सब चीजों से सीख ही तो लेनी है अपने जीवन में। उन्होंने इस बुक के जरिए जो उन्होंने लिखा है, हमें सीख ही तो देनी चाहिए। खाली स्वाध्याय करके इसको छोड़ना नहीं है मास्टर्स, हमें अपने जीवन में इन सब बातों को उतारना है। जैसे कि थर्ड आई पावर के बारे में बताया, हाँ पावर ऑफ ठीक। थॉट्स है, बाकी पावर ऑफ थॉट्स के बारे में भी पता चलता है ना। क्योंकि जैसे देखिए हाँ जी युक्तेश्वर हाँ। गिरी जी ने उनके पावर, जैसे रेडियो की तरंगे होती हैं, रेडियो के चैनल्स होते हैं अलग अलग, रेडियो स्टेशन, एफएम फ्रिक्वेंसी का का। चैनल है और बहुत सारे हम्म। चैनल्स होते हैं। तो जिस जिस भी उस पे चैनल पे हम हाँ ऑन करते हैं उसी चैनल का गाना बजने लग जाता है। ऐसे ही हाँ। युक्तेश्वर गिरी जी ने क्या करा, उन्होंने उन्होंने अपनी थर्ड आई पावर से देखा कि उसे फूल गोभी की जरूरत थी, तो उसको उसी हाँ। स्टेशन को कैच कर लिया, उसकी पावर्स को अपने थॉट थॉट पावर, अपना थॉट जो है ब्रह्मांड में भेजा उन्होंने, और उनके थॉट के साथ उसके थॉट को अटैच कर दिया। तो वो स्टेशन रेडियो स्टेशन की तरह उसको अटैच कर लिया। अटैच करते ही उसको उन्होंने रास्ता दिखा दिया कि देखो यहाँ पर फूल गोभी रखी है, जबकि सामने अंगूठी भी रखी थी, हाँ अंगूठी सोने पैसे की भी थी वो रखे थे, और वो तो वो खाट के नहीं ऊपर दिखा। थे और खाट के नीचे थी फूल गोभियां। तो
हाँ ईश्वर जी ने खाट के नीचे छुपा के रखी हुई थी, क्योंकि वो उनको बहुत प्रिय थी, बड़े उन्होंने मेहनत से उगाई थी अपने हाथों से वो हाँ फूल हाँ गोभियां। अब वो खाट के नीचे से निकाल के ले गया, हाँ और खाली एक ही गोभी लेके गया, बाकी 5 छोड़ गया। मजे की बात देखिए, हाँ तो ना ये कैसे बिल्कुल। संभव हुआ? तो ये रेडियो स्टेशन से जैसे हम कनेक्ट होते हैं, ऐसे ही हम उन्होंने अपने उसके थॉट्स को पकड़ लिए, उसके थॉट्स को पकड़ के उन्होंने वो थॉट अपने थॉट भी डाल दिए। तो ऐसे ही मास्टर्स हमें भी अपने जीवन में शिक्षा लेनी है कि जो हम सोच रहे हैं, खाली बोलना ही नहीं है, जो हम सोचते भी हैं वो भी हमारे थॉट ब्रह्मांड में जाते हैं और वो मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे थॉट्स अपने दिमाग में लाने, अच्छा सोचना है। हमारे थॉट्स का ही फल होता है ये सब, जो हमें सफरिंग्स भी मिलती हैं। तो जो भी सिचुएशन सामने आ रही है, तो अच्छे थॉट्स रखिए, अच्छा जीवन जिए। तो यही पावर ऑफ थॉट्स की तरफ ये इंडिकेट करता है। नहीं, कोशिश करते हैं मैम, पर कभी कभी परिस्थिति की वजह से वो थॉट ना आ ही जाते हैं, सिचुएशन अभी संसार में रहते हुए हाँ, तो वही अलग तो टाइप उसी के पे तो थॉट आ हमें ही काम जाते ना। करना है ना, उसी पे हमें काम करना है अपने हाँ ऊपर, हाँ वही उसी के ऊपर हमें काम करना है अपने ऊपर, तभी अवेयरनेस। लेकिन तभी उसके अवेयरनेस भी बीच आए। रहते हुए भी हम निग्लेक्ट करें, मैं डिटैच ये नहीं रहे ऐसे कहती ना। कि हम मेरे अंदर नहीं आते हैं, लेकिन अब इतना हो गया है कि तभी अवेयरनेस भी आ जाती है कि नहीं, ये थॉट सही नहीं है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव ही रखना है, नेगेटिव थॉट्स में रहना ही नहीं है। ये नेगेटिव थॉट आया तो क्यों आया, तभी अवेयरनेस आ जाती है, उसको हम पॉजिटिव में बदल देते हैं, तो तभी हम उसे पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर देते हैं। और हम हाँ जी मैम, हाँ अवेयरनेस आ गया वैसे अभी, हाँ जी, तो क्यों हो रहा है अवेयरनेस आ करके गई है तो आगे आगे सिचुएशन जल्दी से ही पकड़ सामना लेते हैं करना अभी। आ जाएगा जी, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। और कोई शेयरिंग करना चाहेंगे आप? नहीं, थैंक यू हेमलता जी, थैंक यू सुमित जी, थैंक यू जी, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू आत्मंदन आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं मास्टर्स, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।